गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग उदयपुर, गुड मॉर्निंग राजस्थान। मैं विनोद अग्रवाल आपके साथ जुड़ा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसा कि आपको सबको विदित है कि समय समय पर हम यूट्यूब चैनल पर अलग अलग टॉपिक पे बात करते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से बात करते हैं। आज हमारे साथ मिस्टर रोहित अवेलेबल है, जिनको रिच एक्सपीरियंस है, IIM से पास आउट है, CACS रैंक होल्डर है और काफ़ी अच्छा फंड मैनेजमेंट में रिच एक्सपीरियंस है। और सुंदरम का जो सर्विसेज फंड है, ही डबल इन जस्ट 4 ईयर्स। 2018 में आया था, 2022 चल रहा है। इसके अंदर रिसेशन भी आया, आप देख सकते हो, यू कैन से कि कोविड टाइम में भी बहुत नीचे गया था मार्केट। उसके बावजूद भी एज ऑन टुडे इट इज डबल, मतलब 10 रुपीज के NAV का फंड आज मोर देन 20 है। तो सुपर रिच एक्सपीरियंस है इक्विटी का। तो मैं वेलकम करता हूं मिस्टर रोहित का। वेलकम इन SLM वीडियो सीरीज। थैंक यू। रोहित, आपको इतना रिच एक्सपीरियंस है। हम समय समय पर SLM के साथ यूट्यूब पे अलग अलग वीडियो डालते रहते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इक्विटी ने इतना फंडामेंटल के साथ, इतना रिच एक्सपीरियंस के साथ लास्ट 43 साल की हिस्टोरिकल अपन चेक करें तो सुपर फिनोमिनल रिटर्न्स दिए हैं, लगभग 17-18% के रिटर्न दिए हैं। इतने सारे ग्लिच आए, प्रॉब्लम आई, मार्केट चेंज हुआ, ग्लोबल, नेशनल, लोकल, हर तरह की पॉलिटिकल, हर तरह के इश्यूज के बाद भी ओवरकम करते हुए मार्केट ने सुपर रिटर्न दिया। आपका इतना रिच एक्सपीरियंस है, आपने इतने अच्छे बेस्ट इंस्टीट्यूट से पास आउट हो, रैंक होल्डर हो, तो आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है कि आने वाले 1 ईयर, 1 डिकेड, 2 डिकेड, 3 डिकेड के अंदर क्या ऐसे स्पीडी ग्रो होते रहेगा इंडियन इकोनॉमी, या कुछ आपका क्या फिलर कहता है कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न आना चाहिए अप्रोक्सीमेट? नोबडी एज्यूम द एग्जैक्ट रिटर्न्स, क्योंकि इक्विटी मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ऑलरेडी रेगुलेटरी नॉर्म्स के तहत अपन समय समय पर ये डिस्क्लोजर देते रहते हैं, बट फिर भी इक्विटी रिस्क के साथ अगर कोई लॉन्ग टर्म प्ले करना चाहता है तो क्या रिटर्न एक्सपेक्टेड होने चाहिए सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क? श्योर, थैंक यू। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन करके कि आप 1 डिकेड, 2 डिकेड, 3 डिकेड के बारे में सोच रहे हो। जहाँ आप डिकेड्स के बारे में सोचते हो, इक्विटी सबसे सही इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास है। और हमने पहले भी देखा है, पिछले 40 साल जैसे आपने कहा, इक्विटी ने सुपर रिटर्न दिए। अगर आगे देखें तो फ्यूचर पिछले 40 साल से बेटर है rather than खराब। ग्रेट। इक्विटी क्या है? इक्विटी रिटर्न्स हमारी इकोनॉमी जैसे चल रही है उसका आईना है। अगर हमारी इकोनॉमी अच्छी कर रही है तो हमारे इक्विटी रिटर्न्स भी अच्छे रहेंगे। ग्रेट। तो अभी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पिछले 40 साल की ग्रोथ से अगर हम 20 साल की बात करें तो बेहतर ही रहेगी। सुपर। तो अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर रहेगी तो हमारे इक्विटी रिटर्न्स भी अगले डिकेड, 2 डिकेड में उससे जो पिछले 40 साल के रिटर्न्स है उससे बेटर ही रहेंगे। ग्रेट। तो अगर हमारी इकोनॉमी, अगर बेसिकली नॉमिनल GDP ग्रोथ जो कहा जाता है, नॉमिनल GDP ग्रोथ अगर हमारी 12% से 14% की रेट में ग्रो करती है तो हमारा इक्विटी रिटर्न्स कम से कम अगले डिकेड, 2 डिकेड में उसी रेट में चलना चाहिए। ओके। तो आपका ये कहना है कि अल्टीमेटली इट इज ए रिप्लिका ऑफ द इकोनॉमी, और अभी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिचुएशन है, सिंगल गवर्नमेंट है, दे कैन द टेक डिसीजन, दे कैन कन्वर्ट इट इनटू द रिजल्ट्स, व्हाटएवर जो प्लान कर रहे हैं दैट इज एग्जीक्यूटेड। जैसे कि GST जब आया था तो देयर इज सो मेनी क्वेश्चन मार्क। नाउ 1.5 लाख का कलेक्शन हो रहा है, तो लगता है कि आने वाले 10-20 साल, 1-2 डिकेड में इट कैन बी क्रोड 10 लाख करोड़। तो अल्टीमेटली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं कोई इशू नहीं लगता है आपको। बट सर, अभी भी एक लेमैन को इक्विटी को लेके काफी सारा फियर है। ऑल्दो हम लोग हर चीज में, हर समय इन्वेस्टर को कहते हैं कि 5 इयर्स प्लस या 1 डिकेड का आपका व्यू हो तो आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, फियर क्या है? फियर सिर्फ ये रहता है कि मैंने आज पैसे डाले और मार्केट नीचे आ गया। राइट। लेकिन अगर मैं अच्छी कंपनियों में पैसे डालता हूं तो मार्केट नीचे आता भी है तो हमने पहले भी देखा है वो कंपनियां वापस बाउंस बैक करती हैं, क्योंकि वो कंपनियां कंटिन्यूसली अच्छा कर रही हैं। कंपनी अगर अच्छा कर रही है तो कंपनी बाउंस बैक करती है, कंपनी शेयर वापस बाउंस बैक करता है। इन्वेस्टर अगर इन्वेस्टेड है तो उसको परमानेंट लॉस नहीं होता। राइट। वो बस इसलिए कि उसको रोज शेयर बाजार रोज खुलता है, उसको रोज भाव दिखता है, तो उसको दिखता है अरे मैंने इतने में डाला था, इतना हो गया। राइट। तो वो रोज के भाव से न डरे, रोज के उतार चढ़ाव से न डरे। राइट। और प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स जैसे म्यूचुअल फंड है उनके थ्रू इन्वेस्ट करें, जो लॉन्ग टर्म व्यू लेकर के मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर कोई बिगनर है, वो मार्केट से डरता है, तो छोटी शुरुआत करें। राइट। SIP के थ्रू शुरुआत करें। ग्रेट। तो वो छोटी शुरुआत करे, वो देखे, अपने आप को समझे, मार्केट वॉलेटिलिटी से
वो अपने आप को कैसे संभाल सकता है, उसको रात को ऐसा नहीं है कि मार्केट वॉलेटिलिटी से उसकी रात की नींद उड़ जाए, राइट, वैसा नहीं होना चाहिए। तो जब वो समझ जाए एक बार मार्केट की, हाँ मार्केट में रिटर्न बन सकते हैं ओवर लॉन्ग टर्म, वो अपना एजुकेशन बढ़ा सकता है मार्केट। फिनोमिनल आंसर। मेरा एक क्वेश्चन है कि एक लेमन सोचता है कि इक्विटी बाजार जंगल के जो शेर होता है, लाइन होता है, उससे भी खतरनाक है। जंगल का शेर तो एक ही इंसान को खाता है, बट ये तो पूरे परिवार को, उसकी वेल्थ को जीरो कर देता है। तो उसको सेबी रेगुलेशन के तहत 1992 के तहत जब म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करने लगा, उसके बाद एक म्यूचुअल फंड एक रेगुलेशन रूप में आ गया। 2004 के बाद यूटीआई म्यूचुअल फंड भी पर्टिकुलर सेबी के रेगुलेशन फॉलो करते हुए आज के डेट में काफी स्ट्रीमलाइन हो गया है। और एकमात्र मेरी नज़र में ऐसा फाइन ट्यून प्रोडक्ट है, रिफाइंड प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड, जिसकी डेली बैलेंस शीट बनती है, डेली शाम को एनएवी डिक्लेयर करनी पड़ती है। तो इसमें सेबी जो वॉचडॉग है, क्या रोल है वो इन्वेस्टर के सेफगार्ड के लिए सेबी क्या रोल प्ले करता है, और आपको क्या क्या मेजॉरिटी ध्यान में रखना होता है? ऑल्दो इट इज अ बिग सब्जेक्ट, यू कैन स्पीक 1 day 2 day 3 day, बट यू कैन जस्ट समराइज इन 1 या 2 minutes। श्योर। हमारे लिए सेबी के लिए इन्वेस्टर सर्वोपरि है, राइट। सेबी सारे रूल्स रेगुलेशंस जो भी बनाता है वो इस तरह से बनाता है कि इन्वेस्टर का हित सबसे आगे रहे। राइट। सेबी ने बहुत से रूल्स बनाए हैं फॉर फंड मैनेजर्स, जहां हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कितना हम रिस्क ले सकते हैं, मतलब एक शेयर जो हमें पसंद है उसमें कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि ऐसा नहीं हो कि जस्ट मेरे को पसंद है तो मैं सारे के सारे पैसे एक ही शेयर में डाल दूं, ऐसा नहीं कर सकता हूं। Right. सेबी मुझे रेस्ट्रिक्ट करता है उसमें। Right. सेबी ने क्लासिफाई कर दिया कि इतने तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं, अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं, जहां सेबी डिफाइन करता है रिस्कोमीटर के बेसिस पे ये ज्यादा रिस्की फंड है, ये कम रिस्की फंड है, तो ताकि इन्वेस्टर वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके कि उसके लिए कौन सा फंड बेटर है। राइट, राइट। तो सेबी डे टू डे काफी एक्शन करता है, और सेबी आगे भी इस इन्वेस्टर से फीडबैक देता रहता है और नए नए रूल्स लाता रहता है ताकि इन्वेस्टर का हित सर्वोपरि रहे। राइट, राइट। फैंटास्टिक आंसर आपका कि सेबी ऑलवेज इन्वेस्टर के लिए सोचती है, और सेबी की बदौलत ही आज मार्केट इतना फाइन ट्यून है, एमएफ इंडस्ट्री इतना ग्रो कर रही है, और इन्वेस्टर को एक फिनोमिनल रिटर्न्स मिल रहे हैं जो लॉन्ग टर्म स्टे करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इक्विटी मार्केट इज ए ओशंस, इतना लंबा चौड़ा है कि आम इन्वेस्टर को समझ में नहीं आता है, और आपको भी इतना रिच एक्सपीरियंस है, आपने स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, सर्विसेज, और अभी आप रिसेंटली लॉन्च करने जा रहे हो फ्लेक्सी कैप, जिसके अंदर मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप तीनों मिक्स रहेगा। तो एक इन्वेस्टर के लिए एक लेमन लैंग्वेज में मैं जानना चाहता हूं अगले 1-2 मिनट में आपसे कि स्मॉल कैप और मिड कैप और लार्ज कैप की क्या एक लेमन के लिए कितना रिस्क एपिटाइट है, कितने समय के लिए उसको इन्वेस्ट करें तो ही कैन हैव अ बेटर एक्सपीरियंस, ही हैव अ गुड रिटर्न्स। इट मे बी 18%, इट मे बी 15%, इट मे बी 12%, डिपेंड ऑन द मार्केट सिनेरियो। तो देखिए, पहले चीज आते हैं कि सिर्फ इक्विटी एज ए इन्वेस्टर एसेट क्लास, इक्विटी में आप तभी इन्वेस्ट करें जब आपका 3 साल से ऊपर का हॉराइजन हो। राइट, एब्सोल्युटली राइट। कम से कम 3 साल का हॉराइजन लेकर के ही आप इक्विटी मार्केट्स में आए। एब्सोल्युटली राइट। अब उसके बाद आपने कहा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो उसमें इस तरह से जनरली माना जाता है कि स्मॉल कैप क्योंकि छोटी कंपनियां हैं, दे आर मोर रिस्की, मिड कैप इट इज लेस रिस्की, एंड लार्ज कैप आर लेस रिस्की कंपनीज इन द मार्केट। ओके। तो फिर अब उसमें हम जैसे जाए हैं फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप जैसे कि नाम बताता है फ्लेक्सिबल है, वो लार्ज में, मिड में, स्मॉल में जहाँ चाहे वहाँ इन्वेस्ट कर सकता है। उसका एडवांटेज क्या रहता है कि आप देखोगे अलग अलग टाइम पे कभी मार्केट में लार्ज कैप अच्छा करता है, कभी मिड कैप अच्छा करता है, कभी स्मॉल कैप अच्छा करता है। तो फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर को अपॉर्चुनिटी देता है कि जब उसे लग रहा है कि जो सेगमेंट अच्छा करेगा उस तरफ वो अपना एलोकेशन ज़्यादा कर दे। ग्रेट। तो उससे क्या होता है, ओवर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बेटर रिटर्न्स मिलने चाहिए ऑन अ फ्लेक्सी कैप प्रोडक्ट। ओके, दैट्स द आइडिया फॉर अ फ्लेक्सी कैप। रोहित, मैं जानना चाहता हूँ जो फ्लेक्सी कैप है इसके अंदर भी अलग अलग थीम होती है। यू कैन से कि बॉटम डाउन अप्रोच, यू कैन से कि वैल्यू, यू कैन से कि पर्टिकुलर सेक्टर स्पेसिफिक कॉल्स। तो इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक कॉल है या यू आर डूइंग द इन जनरल बेसिस के जो लार्ज कैप में बेस्ट करेगा वी पिक दैट पर्टिकुलर स्टॉक्स, जो मिड कैप में बेस्ट करेगा वी कैन पिक दैट पर्टिकुलर स्टॉक जिसकी रिसर्च स्ट्रॉन्ग होगी, जिनका फंडामेंटल केस होगा, जो ESG फॉलो कर रहा होगा। क्या पर्टिकुलर क्या थीम है पर्टिकुलर आपको इस फंड को लेके? नहीं,
फंड को लेकर के कोई स्पेसिफिक थीम नहीं है। हमारे पास एक थीम बेस्ड फ्लेक्सी कैप फंड है, जो सर्विसेज फंड आपने कहा जो मैं चला रहा हूँ। राइट। वो बेसिकली सिर्फ सर्विसेज थीम पे इन्वेस्ट करता है। ग्रेट। कंज्यूमर सर्विसेज थीम। ओके। ये हम अब जो फ्लेक्सी कैप एनएफओज आए हैं, ये एक जेनरिक फ्लेक्सी कैप फंड है जो पूरे मार्केट अक्रॉस द मार्केट इन्वेस्ट करेगा, जो उसको बेस्ट आइडियाज लगेंगे फंड मैनेजर को वहां पे इन्वेस्ट करेगा। अक्रॉस लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप वो डिसाइड करेगा बिटवीन कि कब मिड कैप स्मॉल कैप की वैल्यूएशन कम होगी तो मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, जब मिड कैप स्मॉल कैप महंगे लगेंगे तो वो लार्ज कैप में ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। उस तरह से वो उसे मैनेज करेगा। ओके, डायनामिकली मैनेज करेंगे। जो कैटेगरी में जिस सेक्टर्स में लेट्स सपोज मिड कैप इज डूइंग गुड तो मिड कैप में एक्सपोजर इंक्रीज हो जाएगा, स्मॉल कैप में ज्यादा स्कोप होगा तो स्मॉल कैप इंक्रीज हो जाएगा। ग्रेट। ये एक ओपन एंडेड फंड है मिस्टर रोहित? हाँ। ओके, एनी डे इन्वेस्टर कैन एंटर, एनी डे ही कैन एग्जिट। और एसआईपी भी आप कर सकते हो, एक बार एनएफओ खत्म हो जाए तो 12 सितंबर से एसआईपी भी कर सकते हो। अच्छा, 12 सितंबर इज द रीओपनिंग डेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एनएफओ। और स्टार्ट कब से हो रहा है? 16 अगस्त। ओके, लास्ट डेट इज 30 अगस्त। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। रोहित, मैं जानना चाहता हूँ कि अब इन्वेस्टर के सामने इतनी सारी एएमसीज है मार्केट में, आज की डेट में 44 एएमसीज है। यस्टरडे डे बिफोर यस्टरडे हमने इन्वेस्टर अवेयरनेस एजुकेशन प्रोग्राम किया था, तो लगभग हमने स्कीम्स देखी तो लगभग 2500 स्कीम है। तो इट इज़ ह्यूज, देयर इज ह्यूज स्कोप। इन्वेस्टर ऑलवेज वही स्कीम उठा लेता है जो एक्सेल में नंबर 1 होती है। तो एज ए लेमन इन्वेस्टर को आप क्या एडवाइज करते हो, किस तरह से उसको इन्वेस्टमेंट अपना प्लान आउट करना चाहिए, या कितने समय में अपना इन्वेस्टमेंट रिव्यू करना चाहिए? क्योंकि आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करना इज वेरी इजी, बट टाइमली रिव्यू, टाइमली रेगुलेशंस चेंज हो जाते हैं। जैसे यू कैन से अर्लियर डिविडेंड इज टैक्स फ्री, अर्लियर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज टैक्स फ्री, आफ्टर 31 जनवरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी टैक्सेबल हो गया बाय रेट ऑफ 10%, शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी 15% लग रहा है। डिविडेंड, जो बहुत सारे लोगों के डिविडेंड ऑप्शंस है उनको पता ही नहीं है, दे नेवर चेंज इट, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो समय के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। पता लगा भी इनकम टैक्स के अंदर टीडीएस 20% 10% कटने लगा है और टोटल में 30% उनको टैक्स पे करना पड़ा। व्हाट इज योर ऑल व्यू एंड ओपिनियन अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग्स? सी, आपने इसमें अब पॉलिसी साइड को भी छोड़ दें, तो भी इन्वेस्टर को एक तो होता है पॉलिसी रिलेटेड चेंजेस, जो आपने कहा कि टैक्स चेंज हो गया, तो जब भी टैक्सेशन चेंज होता है इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करके देखना चाहिए उसका क्या इम्पैक्ट है। राइट। उसके अलावा भी मेरा सजेशन है फॉर इन्वेस्टर, अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टेड है, साल में एक बार रिव्यू करना चाहिए कि उसका एलोकेशन कहाँ पर है, मैं उसको एलोकेशन चेंज करना चाहिए सही, और या उसका पोर्टफोलियो सही है तो वी कैन कंटिन्यू। एक और बात आपने कही कि लेमन इन्वेस्टर जस्ट टॉप रैंक फंड देखता है और उस बेसिस पे इन्वेस्ट कर देता है, तो वहाँ मैं कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टर को थोड़ा और रिसर्च करना चाहिए रादर देन जस्ट अ टॉप रैंक इन्वेस्टर। जैसे मैं अगर सुंदरम के बारे में बताऊं तो हम कहते हैं सुंदरम एक काफ़ी प्रोसेस ड्रिवन एएमसी है। अब प्रोसेस का फ़ायदा क्या होता है? प्रोसेस का फ़ायदा ये होता है कि इन्वेस्टर की हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म जर्नी स्मूथ रहे, उसमें झटके कम लगे। ग्रेट ग्रेट। तो प्रोसेस से क्या होता है कि एज ए फंड मैनेजर मेरे पे थोड़े रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि मैं एक लिमिट में ही रिस्क ले सकूं इन्वेस्टर के बिहाफ में। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो ओवरऑल जर्नी लॉन्ग टर्म की रहती है वो थोड़ी स्मूदर रहती है फॉर एन इन्वेस्टर। ग्रेट। तो उसमें ये होगा, लेकिन कि कभी हो सकता है क्योंकि मैं एक स्टडी रिटर्न टारगेट कर रहा हूं, तो कभी हो सकता है कि मैं नंबर 1 नहीं हूं, कोई और नंबर 1 हो जाए, और लेकिन वो नंबर 1 अगर बहुत ज्यादा रिस्क लेके नंबर 1 बना है तो जब मार्केट टर्न करेगा तो वो नंबर 1 से सीधा ही लास्ट नंबर पे पहुंच जाएगा। एब्सोल्युटली राइट। तो वो सिर्फ एक रैंकिंग देख करके इन्वेस्ट करने में इन्वेस्टर के लिए वो बहुत बड़ी चैलेंज है कि उसको वो नहीं समझ में आता कि जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है उसने कितना रिस्क लेकर के वो नंबर 1 पोजीशन हासिल की है, और वो रिस्क वो अगर उस नंबर 1 पोजीशन को देख करके इन्वेस्ट करता है तो बाद में हो सकता है वो रिस्क उस इन्वेस्टर को भुगतना पड़े, उसका पेन उसी को बियर करना पड़ेगा। ग्रेट। तो जैसे कि अभी हमने देखा है कि काफ़ी सारे लोग लास्ट 1 साल 1.5 साल में पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी फंड में एक्सपोनेंशियल एक्सपोजर ले रहे थे क्योंकि दे आर डूइंग द वंडरफुल रिटर्न्स, और अभी वही टेक्नोलॉजी फंड बहुत बुरी तरह से पीटे
बैठे हुए हैं और स्पेसिफिकली जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, किसी की एडवाइस नहीं लेते हैं, या जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं जिनको 10, 20, 15 साल का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने प्रैक्टिकल बहुत सारे इवेंट्स देखे हैं, उनको बिना देखे वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और अभी वही इन्वेस्टर्स आके कहते हैं सर अब क्या करें, विड्रॉल कर लेते हैं। तो आपको उनके लिए कोई टिप्स क्या करना चाहिए, उनको कैसे, क्या व्यूज है आपका? आपने जो कहा वो इन्वेस्टर वही सेम इन्वेस्टर हुए जो नंबर 1 रैंकिंग देख करके जैसे इन्वेस्ट करते हैं। हाँ। तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नंबर 1 रैंकिंग सारे फंड्स में देख डाली, पूरे जितने भी आपने बताए 20,000 फंड जो भी है उसमें नंबर 1 रैंकिंग देखा, टेक्नोलॉजी फंड, तो टेक्नोलॉजी फंड में इन्वेस्ट कर दिया कि टेक्नोलॉजी अच्छा कर रहा है। लेकिन जहां हम सेक्टरल फंड या थीमेटिक फंड्स पे आते हैं, वहां जनरली अगर आप पास्ट रिटर्न्स देख करके इन्वेस्ट करोगे तो 90% ऑफ द टाइम वो उल्टा पड़ेगा। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। फंड्स और थीमेटिक फंड्स जो होते हैं जनरली अगर रिटर्न्स उसमें बन चुके हैं तो वो सेक्टर ऑलरेडी चल चुका है, आप उसके बाद उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। राइट। फॉर मोस्ट ऑफ द पब्लिक इन्वेस्टर्स, फॉर मोस्ट ऑफ लेमन इन्वेस्टर्स, मैं एडवाइस नहीं करता हूं कि वो थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करें, वो सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट करें। सेक्टरल फंड या थीमेटिक फंड प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के लिए है जो वो सेक्टर, वो थीम वो अच्छे से समझते हैं, वो समझते हैं कि ये सही टाइम है उस सेक्टर में इन्वेस्ट करने का, वो सेक्टर अभी यहाँ से और चलेगा, तो उसके लिए सही है। सेक्टरल फंड्स लेमन इन्वेस्टर्स के लिए सही नहीं है मेरे हिसाब से। ग्रेट ग्रेट। आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि एक लेमन इन्वेस्टर को सेक्टर फंड में नहीं आना चाहिए, आता है तो मेरा जो ओपिनियन है उसको 10 इयर्स प्लस का हॉरिजन हो तो ही आना चाहिए, क्योंकि हमने जब इंफ्रास्ट्रक्चर 2008 में देखे थे तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे थे, तो अगले 10 साल बहुत बुरी तरह हालत रही, बट वापस अगेन डूइंग द फेनोमिनल। तो लॉन्गर रन में ग्रो कर सकते हैं, बट उनका 10 साल प्लस का व्यू है तो देन दे कैन चूज द सेक्टोरल फंड्स। रोहित, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको फंड मैनेजमेंट, CS एवरीथिंग यू हैव अ रिच एक्सपीरियंस ऑफ 19 ईयर्स, और फंड मैनेजमेंट में भी आपको रिच एक्सपीरियंस है, रिसर्च कंपनीज में भी आपने काम किया, आपको भी आने वाले 5 इयर्स जर्नी के अंदर क्या लगता है कौन सा सेक्टर पर्टिकुलरली ग्रो करना चाहिए? यू कैन से कि इंफ्रास्ट्रक्चर, यू कैन से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, यू कैन से सर्विसेज, व्हाटएवर, जो आपका एक गट फील क्या कहता है, विच सेक्टर ग्रो अबव एवरेज? एवरेज तो सभी ग्रो करेंगे, एवरेज तो 15% रिटर्न इक्विटी दे ही देता है, बट विच सेक्टर इज डूइंग वंडरफुल, दे कैन डिलीवर मोर बेटर देन द एवरेज, अबव एवरेज? आज की डेट में जो हमें सबसे अच्छा सेक्टर दिख रहा है वो है बैंकिंग सेक्टर। ग्रेट ग्रेट। बैंकिंग सेक्टर एक तो पहले टॉप डाउन मैंने कहा कि हमारी इकोनॉमी काफी अच्छा कर रही है, तो इकोनॉमी अगर अच्छा करती है तो उसका सबसे ज्यादा फायदा बैंकिंग सेक्टर को होता है। दूसरा, हमारे बैंकिंग सेक्टर पिछले 6-7 साल से एनपीए की प्रॉब्लम से जूझ रहा था। अब फाइनली वो एनपीए की प्रॉब्लम कम और खत्म होती भी दिख रही है। जो एनपीए थे इवन कोविड टाइम पे जो लोगों को डर था कि बहुत सारे एनपीए हो जाएंगे, एक्चुअल एनपीए जो आ रहे हैं वो उससे काफी कम आ रहे हैं। ग्रेट। और जितने आ रहे हैं वो बैंक ने ऑलरेडी उसका प्रोविजन ले चुकी है। एब्सोल्युटली राइट। तो बैंक की बैलेंस शीट क्लीन है, अब बैंक हम देख रहे हैं वापस क्रेडिट ग्रो कर रही है। सिस्टम, पूरा सिस्टम, अगर हम बैंकिंग सिस्टम देखें तो उसका क्रेडिट ग्रोथ 15% से ऊपर जा चुका है। एब्सोल्युटली राइट। तो उन सब के कारण अब वैल्यूएशंस पे आए तो बैंक के वैल्यूएशंस अभी भी काफी रीजनेबल है। राइट राइट। तो ग्रोथ भी हमें अच्छी दिख रही है, बैलेंस शीट भी क्लीन है और वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है। तो इन सब के कारण हमें लगता है कि बैंकिंग सेक्टर फिर इन कैसे ग्रो करेगा सेक्टर फॉर द मार्केट्स गोइंग फॉरवर्ड। ओके ओके। रोहित, आपने बैंकिंग सेक्टर के लिए बोला, बैंकिंग सेक्टर को भी अगेन 2 भागों में बांटा जाता है फंड मैनेजमेंट टीम के द्वारा, वन इज प्राइवेट, सेकंड इज पब्लिक। तो आपको यहाँ पे क्या ओपिनियन, क्या ज़्यादा गट फील है कि प्राइवेट इज डू मोर बेटर या इट विल अगेन डोमिनेटेड बाय द पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर्स? क्योंकि पास्ट हिस्ट्री देखें तो प्राइवेट सेक्टर ने ऑलवेज डोमिनेट किया इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। यू कैन टेक द एग्जाम्पल HDFC, यू कैन टेक द एग्जाम्पल कोटक, दे ऑलरेडी हैविंग a rich experience and phenomenal returns in their equity, और म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी ऑलवेज उनकी बुक्स में जो पर्टिकुलर जहाँ पे भी एक्सपोजर का मौका मिलता है वो ऑलवेज आपको टॉप कैटेगरी में परसेंटेज में आपको इन्वेस्टमेंट मिलते हैं पर्टिकुलर प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स में। तो आपका क्या ओपिनियन है? अभी अगर आप मुझसे पूछें तो अभी भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगले 5 साल 10 साल में वो उतना रिटर्न देंगे कि वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को आउट परफॉर्म करें। ग्रेट। पब्लिक सेक्टर बैंक्स काफी सस्ते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बनिस्बत काफी सस्ते हैं वैल्यूएशंस में, लेकिन हमने देखा है कि एनपीए जहां भी प्रॉब्लम आती है इकोनॉमी में, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे ही आती है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ओवरऑल अपनी बुक्स को काफी बेटर तरीके से मैनेज करते हैं ओवर लॉन्ग टर्म। तो
अभी देखना पड़ेगा अगली साइकिल तक, अगले 3-4-5 साल, क्या पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक से सामने अब compete कर पाते हैं कि नहीं। आज की डेट में आप अगर मुझसे पूछ रहे हो तो मेरे पास अभी पिछले 10, 15, 20 साल का एक्सपीरियंस है जो मुझे यही कहता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स इज द वे टू गो फॉर लॉन्ग टर्म। ओके हो सकता है एक साल बीच में आए जब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इज द वे टू गो फॉर लॉन्ग टर्म, हो सकता है एक साल बीच में आए जब पब्लिक सेक्टर बैंक्स कोई अच्छा कर दे, लेकिन अगर 5-10 साल का हम व्यू लें तो अभी भी आई विल गो बैक विद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ग्रेट फिनोमिनल। रोहित, मैं पूछना चाहता हूँ कि आज की डेट में एमएफ इंडस्ट्री के अंदर एसआईपी की बुक बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, लगभग 12-13 हज़ार रुपये एसआईपी का इनफ्लो एवरी मंथ है। अभी ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय एफआई जितना भी ऑलरेडी भी निकाला है तो एसआईपी या पीपीएफ या जितने भी जो इनफ्लो के माध्यम हैं, यू कैन से कि यूलिप, उसके द्वारा इक्विटी ने मैनेज कर लिया है और डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। तो आपका क्या व्यू है कि आने वाले समय में एफआईआई पे कितनी डिपेंडेंसी है? और एफआईआई पहले किसी ज़माने में इंडियन मार्केट को बहुत ज़्यादा उथल पुथल कर देते थे, अप डाउन्स कर देते थे। यू कैन से कि एक लेमन तो ये कहता था कि यूएसए यूके में अगर ट्रम्प को छींक आती है तो इंडियन मार्केट को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो इम्पैक्ट आने वाले डाउन द लाइन 1 डिकेड 2 डिकेड में कैसा होने वाला है, और एसआईपी को लेके आपका क्या व्यू है, और एसआईपी एक इन्वेस्टर के लिए क्यों बेहतरीन है, और कौन सी डेट एसआईपी की सूटेबल है? क्योंकि हम लोग जनरली अलग अलग डेट देना पसंद करते हैं। लेट्स सपोज कि आज की डेट में तो हर एएमसी में ऑल डेट्स अवेलेबल है, अर्लियर इट इज 7, 14, 21 सर्टेन डेट्स से अवेलेबल थी। तो आपका क्या ओवरव्यू है मिस्टर रोहित? एसआईपी आज एक लेमन इन्वेस्टर के लिए, लेमन छोड़िए, इवन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है वेल्थ जनरेट करने के लिए। सुपर। क्योंकि इवन अपने हम जो एसआईपी बोलते हैं वेस्ट में कहा जाता है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। एब्सोल्युटली राइट। तो बेसिकली क्या करता है कि आप एक फिक्स्ड अमाउंट मार्केट का उठाव चढ़ाव देखे बिना हर महीने आप बाजार में डाल रहे हैं। अगर बाजार गिर गया तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिले और वो भी कम भाव पे मिले तो उसका आपको डबल फायदा होगा उस टाइम पे। अगर बाजार बढ़ा हुआ है तो उसमें आपको कम यूनिट्स मिलेंगे। ओवर ए लॉन्ग टर्म आप देखोगे कि वो छोटी किस्तें एक बड़ा वेल्थ आपके लिए क्रिएट कर रही है। तो एसआईपी मेरे मानना है कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन। डेट्स का उतना फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से, डेट्स पे तो मेरा कोई व्यू नहीं है। ग्रेट। व्हाट अबाउट द एफआईआईज जो अभी उनका इनफ्लो आउटफ्लो पहले बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन क्रिएट करता था। बीइंग अ फंड मैनेजर आप भी काफ़ी सारी चीज़ें इंटरनेशनल नेशनल सभी चीज़ें आप स्टडी करते हो, आपके पास रिसर्च टीम होती है। आपने ये भी देखा होगा कि पहले जितना पैसा 2008 में निकाला उसका 4 टाइम पैसा एफआईआई ने विड्रॉल किया, तो भी इंडियन इक्विटी मार्केट को उतना इम्पैक्ट नहीं कर पाए, उतना डैमेज नहीं कर पाए एफआईआई जितना 2008 में किया था। क्योंकि 2008 में 21,000 का लगभग 8,000 आ गया था, ऑलमोस्ट 67% मार्केट को करेक्ट कर दिया था। अभी 62,000 से 52 ही आ पाया। तो what is your overview on FII activity as well as the Indian DI investment invested by the SIP and other tools? See, FII activity ये चलती रहेगी। For FII the challenge is कि India is the most attractive market in terms of emerging markets. Absolutely. Markets में India is the most attractive. लेकिन जब वो बाकी मार्केट से कंपेयर करते हैं तो इंडिया उन्हें हमेशा एक्सपेंसिव महंगा दिखता है। ओके। तो वो उथल पुथल उनके दिमाग में चलती रहती है कि अब मैं ये महंगी मार्केट में और पैसा डालूं कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि दूसरा मार्केट में कोई सस्ता दिख रहा है उसमें पैसा डालूं। लेकिन फिर यह भी है कि अगर एफआई का भी मैं सोचूं तो ओवर ए लॉन्ग टर्म इंडिया ने ही उनको पैसा बना करके दिया है। ओके ग्रेट। समथिंग लाइक चाइनीज मार्केट पिछले 25 साल से एफआई के लिए वही है। 25 साल से एफआई ने चाइनीज मार्केट में कोई पैसा नहीं बनाया। सुपर। तो एफआईज का ये आउटफ्लो चलता, ये इनफ्लो चलता रहेगा। अगर निकल रहा है तो वो थोड़े दिन में वापस भी आएंगे, क्योंकि इंडिया ग्रोथ स्टोरी जितनी स्ट्रांग है, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट ग्लोबली, तो उस ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने के लिए वो वापस आएंगे। तो एफआई आउटफ्लो से डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो आपने बताया वो काफी सही कहा आपने कि अब एफआई का इम्पैक्ट भी थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। जैसे जैसे हमारा रिटेल पार्टिसिपेशन अपने मार्केट में बढ़ता है तो उस कारण एफआई का इम्पैक्ट वो धीरे धीरे कम होता जाएगा मार्केट पे। ये हम दूसरे मार्केट में भी देखे हैं, जैसे कोरिया में भी आप देखे हैं कि
रिटेल हैज बिकम अ वेरी बिग फोर्स इन द कोरियन मार्केट, कि वहाँ पे एफआई का उतना इम्पैक्ट अब नहीं पड़ता है। तो हम भी जैसे जैसे मार्केट हमारा डेवलप हो रहा है, जैसे जैसे रिटेल पार्टिसिपेशन मार्केट्स में बढ़ रहा है, आप देखोगे धीरे धीरे एफआई का मार्केट पे इम्पैक्ट कम होगा। ग्रेट ग्रेट रोहित। लास्ट मेरा क्वेश्चन है रोहित कि मैं चाहता हूं कि अपन ने जो भी बातचीत की उसको समराइज कर लें 2 मिनट में। तो कुछ इन्वेस्टर्स चाहेंगे कि मैं पूरा 20 मिनट स्पेंड नहीं करूं, लास्ट 2 मिनट में समरी मुझे मिल जाए। तो फर्स्ट पॉइंट है कि इंडियन इक्विटी मार्केट के प्रति आपका क्या व्यू, जो आपने डिटेल में बताया था। सेकंड अपना पॉइंट था कि आपका जो फ्लेक्सी कैप है उसको लेके आपका क्या ओपिनियन है। थर्ड अपन ने एफआई और डीआई एक्टिविटी, और फिफ्थ वन जो अपना पॉइंट था दैट इज यू कैन से कि आपका एक्सपीरियंस के तहत इंडियन इकोनॉमी के प्रति आपका क्या ओपिनियन है। तो मैं चाहता हूँ समराइज आप 2 मिनट में बता दीजिए, तो दैट इज वंडरफुल फॉर अस। श्योर। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हमारी इंडियन इकोनॉमी हमें काफ़ी अच्छी दिख रही है, काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है, और हम काफ़ी पॉजिटिव है इंडियन इकोनॉमी पे। अगले 10-20 साल के लिए काफ़ी पॉजिटिव है इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ पे। और क्योंकि हम इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ पे पॉजिटिव हैं, तो इसलिए हम मार्केट पे भी पॉजिटिव हैं कि अगले 10-20 साल के लिए एक्विटी इन्वेस्टर के लिए बेस्ट एसेट क्लास रहेगा। एक्विटी इन्वेस्टर को अमॉन्ग्स्ट ऑल द ऑप्शंस बेस्ट रिटर्न देगा। अब आ जाते हैं कि फ्लेक्सी कैप पे। तो फ्लेक्सी कैप क्योंकि लार्ज मिड स्मॉल हर जगह इन्वेस्ट कर सकता है एट द राइट पॉइंट इन टाइम, फंड मैनेजर को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इसलिए फ्लेक्सी कैप एक इन्वेस्टर के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स है टू इन्वेस्ट इन। और अगर कोई इन्वेस्टर को मार्केट से डर लगता है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि छोटी शुरुआत करें या छोटी एसआईपी से शुरुआत करें, अपना एक्सपीरियंस देखें, और जैसे जैसे उनको कॉन्फिडेंस आए वो अपना एक्सपोजर बढ़ाएं मार्केट में। ग्रेट 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 रोहित, आपने आपका कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरे इन्वेस्टर को कहना चाहता हूं कि सुंदरम म्यूचुअल फंड एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग म्यूचुअल फंड है। रिसेंटली उन्होंने प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड को भी एक्वायर्ड किया है, तो इंडियन म्यूचुअल फंड मार्केट के अंदर बहुत अच्छा होल्ड करता है। अभी जो फंड लेके आया फ्लेक्सी कैप बहुत सुपर फंड है, क्योंकि हर कैटेगरी में डालने वाला है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अगर किसी को 10 रुपए की फंड की एनओवी पे लेना है तो इट इज अ फिनोमिनल टाइम टू इन्वेस्ट, और एनएफओ में पर्टिकुलर कुछ टाइम मिल जाता है मार्केट को ट्रैक करने का, और रिच एक्सपीरियंस है रोहित एंड एंटायर टीम को, सुंदरम को, तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आने की उम्मीद है। क्योंकि जब स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप तीनों चारों फ्लेवर मिक्स है, या किसी दूसरी एमसी का फ्लेक्सी कैप देखो, तो इट इज ऑलवेज डिलीवर द बेटर रिटर्न। और रोहित ही जो मैनेज कर रहे हैं मिस्टर सर्विसेज फंड, उन्होंने इस बेड टाइम में 2018 से लेकर 2022 के अंदर उस फंड को, सर्विसेज को ऑलमोस्ट डबल एनएवी कर दिया है। तो डेफिनेटली आप लोगों को इसका एडवांटेज मिलेगा। इसको आप इनकेस कर सकते हो, मिनिमम 5000 है, मैक्सिमम योर पॉकेट इज अलाउिंग, और एसआईपी 1000 की स्टार्ट हो सकती है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। म्यूचुअल फंड को एक बार टेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको सुपर रिटर्न मिलने वाले हैं। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को तो ऑलरेडी हम कमा के पैसा दे रहे हैं, शानदार रिटर्न है लोगों का, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना तक हमने पैसा किया है। क्योंकि 2006 से मैं प्रैक्टिकली काम कर रहा हूं, उससे पहले स्टडी के अंदर काफी सारी चीजें हमने स्टडी की है, तो क्लियरली कन्विक्शन है कि जो इंडियन इकोनॉमी जो कमा के दे सकती है वो भी म्यूचुअल फंड के माध्यम से, दैट इज फिनोमिनल रिटर्न। थैंक यू सो मच रोहित हमारे साथ बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.